हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। आज हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे कार्ब धात्विक रसायन के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम और कॉलेज स्तरीय एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इस लेक्चर को आप अगर अंत तक देखते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके ना तो कोई डाउट्स रहेगा एग्जाम में, ना ही कोई एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने वाला है। चलिए अब शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है कार्ब धात्विक के रसायन। इससे पहले हम बढ़ने वाले हैं कार्ब धात्विक यौगिकों के बारे में। कार्ब धात्विक यौगिकों की हम कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करने वाले हैं। आपने भी किस अन्य प्रकार की जो कार्ब धात्विक की परिभाषाएं सुनी होगी, ठीक है। हम जानने का प्रयास करेंगे आज के लेक्चर में उनमें से कौन सी परिभाषा सटीक होगी जो एग्जाम में हमें पूरे में से पूरे अंक देकर जाए, ठीक है। हम बात करने वाले पहले प्रकार की परिभाषा जो आपको अधिकतर सुनने को मिल जाती है, वह यह होती है जो कार्ब धात्विक यौगिक होंगे ना, उन यौगिकों को हम कहते हैं जिनमें एक कार्बोनिल समूह क्या हो, किसी धातु परमाणु के साथ बंधा होता है, उसे हम बोलते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। क्या ये परिभाषा पूर्णतः सही है? मैं कहूंगा नहीं। ये क्या होता है? परिभाषा पूर्णतः सही नहीं है। जब हम बात करते हैं टेट्रा एथिलेट की, जब आप बात करते हैं, जब वह क्या होता है, अपविस्फोटक होता है, अपविस्फोटक होता है में रूप में ईंधन के रूप में मिलाया जाता है। ये अन्य औद्योगिक में दैनिक जीवन में भी उपयोग होता है, परंतु जब हम बात करें इसमें प्रकृति में पाने की, तो ये प्रकृति में भी नहीं पाया जाता है। ठीक, हमारे पास एक अन्य उदाहरण आता है जिसकी हम बात करते हैं। पहला आपने देखा होगा C6H5O Ti। ये जो यौगिक है ना, एल्कोक्साइड प्रकृति के यौगिक है। इसके अंदर भी आपको क्या दिख रहा होगा? कार्ब धातु यौगिक दिख रहा होगा, परंतु इसमें अगर हम बात करेंगे ना, कोई भी कार्ब धातु जैसे विशिष्ट गुण नहीं है। रीजन क्या है? रीजन यह है कि जो धातु है ना, धातु वो ऑक्सीजन परमाणु के साथ सीधा जुड़ा हुआ है, ना कि किसी धातु कार्बन के साथ, ठीक है। कार्बोनिल समूह की अगर हम बात करते हैं तो हमें ये क्या ज्ञात हुआ कि थोड़ा और संशोधन हुआ परिभाषा में। जैसे अगर हम बात करते हैं पहली परिभाषा क्या थी कि कार्ब धात्विक यौगिक वह यौगिक होंगे जिनमें क्या हो, जिनके अंतर्गत कार्बोनिल समूह सीधा किससे जुड़ा हो? सीधा धातु परमाणु के साथ जुड़ा हो, धातु परमाणु के साथ जुड़ा हो। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने इसके अवरोध कुछ अपवादों की हमने बात की, जैसे टेट्रा एथिलेट की हमने बात की, जो प्रकृति में ज्ञात नहीं होता है, औद्योगिक और दैनिक जीवन में उपयोग होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम एल्का ऑक्साइड प्रकार की अगर हम बात करते हैं यौगिकों की, तो इसके अंतर्गत क्या आता है? ये भी कार्ब धातु यौगिक नहीं है, क्योंकि कार्ब धातु यौगिक में क्या होता है, जो धातु है ना, वो कार्बन समूह से ऐड होना चाहिए, क्योंकि कार्ब धातु है ना, कार्ब धातु में क्या था, कार्बन से धातु जुड़ा होना चाहिए, जबकि इसमें क्या जुड़ा है, वो ऑक्सीजन जुड़ा है। तो ये भी अपवाद था। फिर और अधिक संशोधन किया गया। एक द्वितीय परिभाषा आती है द्वितीय प्रकार की कि कार्ब धात्विक यौगिक वह यौगिक होंगे जो क्या हो, कुछ इस प्रकार से जुड़े हो, अर्थात कि कार्ब धातु वे यौगिक होंगे जो क्या होता है, जो मेटल है ना, धातु सीधे क्या जुड़ा हो, कार्बन के साथ जुड़ा होता है, वह क्या होंगे? कार्ब धातु यौगिक होंगे। फिर से प्रश्न उठता है कि क्या यह परिभाषा पूर्णतः सही हो चुकी है क्या?
क्या इसमें संशोधन है? क्या इसके कुछ अपवाद हैं? मैं कहूँगा हाँ, अपवाद हैं। अब जैसे अगर हम बात करते हैं ना कार्ब धातु यौगिक की, तो जो कार्बन है ना, कार्बन या जो कार्बोनिल जो समूह होता है ना, अगर हम बात करें कार्बन या कार्बोनिल समूह की हम जब बात करोगे, वो क्या होता है, कुछ अधातुओं के साथ जुड़कर भी इस प्रकार के यौगिक देता है। धातुओं के साथ तो जुड़ता है, साथ में जो कार्बोनिल समूह होता है ना, वो क्या जुड़ता है, अधातुओं के साथ जुड़कर भी क्या देता है, इस प्रकार के यौगिक देता है। तो हमने क्या पता किया, जो कार्बोनिल समूह होते हैं, कार्ब धातुओं में कार्बोनिल समूह होते हैं, वह भी कुछ विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। कार्बोनिल समूह के अंदर भी कार्बन जो मोनोऑक्साइड होते हैं ना, वो कार्ब धातु के अंतर्गत नहीं प्रयोग किए जाते हैं, वो कार्बन समूह नहीं होते, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए क्या किया गया, एक परिभाषा में आखिरी अंतिम रूप से संशोधन करके, जो आप एग्जाम में भी आपको लिखनी है, परिभाषा आती है कि जो कार्बन जो परमाणु होता है ना, कार्बन परमाणु अपने से कम विद्युत ऋणी या अधिक विद्युत ऋणी हाइड्रोजन को छोड़कर क्या हो, उससे जुड़ा होता है ना, कहता है उसे जुड़ा होता है, उसे हम बोलते हैं कार्ब धातु यौगिक। उसे हम क्या बोलते हैं, कार्ब धातु यौगिक, मतलब जिसमें धातु कार्बन बंध पाया जाता हो। इसको हम लिख सकते हो धातु कार्बन बंध। वह यौगिक जिसके अंदर कार्बन धातु बंध पाया जाता है वे होते हैं कार्ब धातु यौगिक। थोड़ा और संशोधन करने के पश्चात अब देखिए, मैंने कहा इसमें ना जो कार्बन है ना, कार्बन कुछ अधातु साथ भी जुड़ जाता है। किसके साथ, अधातु साथ। अधातु की अगर हम बात करोगे, जैसे बोरेन, सिलिकॉन, ठीक है, इनके साथ जुड़कर भी यौगिक देता है। और अगर हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हम क्या बोलते हैं, कार्बन समूह नहीं मानते, कार्बोनिल समूह नहीं मानते। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब अंतिम आखिरी युग में जो परिभाषा हमारे पास निकल कर आती है, जो हमें सही मानना है, वो क्या थी, जो कार्बन जो परमाणु है, कार्बन परमाणु अपने से, लिख लेते हैं, अपने से कम विद्युत ऋणी ऋणायन या इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्रोजन के अतिरिक्त से सीधा जुड़ा हो। मतलब कोई कार्बन परमाणु है, वो क्या उससे, मतलब कार्बन से अधिक कम क्या हो, ऋणायन या इलेक्ट्रॉन धनी हो, हाइड्रोजन के अतिरिक्त से जुड़ा होता है, उसे हम बोलते हैं कार्ब धातु यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम कार्ब धातु यौगिक कहते हैं। कि जो हम दोनों संशोधन के बाद जो इसकी परिभाषा आई, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि जो कार्बन है ना, जो कार्बन परमाणु, वो क्या थे, अपने से कम विद्युत ऋणी या कम विद्युत धनी परमाणुओं के साथ हाइड्रोजन के अतिरिक्त के साथ सीधा जुड़कर क्या बनाता है, कार्ब धात्विक यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले कार्बन परमाणु अपने से कम विद्युत ऋणी या कम विद्युत धनी हाइड्रोजन के अतिरिक्त
के साथ सीधा जुड़कर कार्ब धात्विक यौगिक बनाता है। ठीक है, और ये हमारे पास इसके अंतिम रूप से परिभाषा निकल कर आती है। यही हमारे पास पूर्णतः सही परिभाषा है और इसको आपको एग्जाम में अंदर लिख कर आना है, या अगर कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की बात करो तो ये हमें याद करके रखनी कि ये इसकी सबसे स्पष्ट परिभाषा है, जो इसको कार्ब धात्विक यौगिक को हमें अच्छे से स्पष्ट करता है, हमें अच्छे से बताता है। अब अगर हम जब कार्ब धात्विक की परिभाषा की जब बात करते हैं तो इसकी सीमा के अंतर्गत कुछ और हमारे पास कार्ब धात्विक आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कार्बोनेट व साइनाइड भी आ जाते हैं, परंतु हम इनको कार्ब धात्विक यौगिक है ना उसके वर्ग में सम्मिलित नहीं करते। रीजन क्या है? रीजन यह है क्योंकि जो कार्ब धात्विक यौगिक है ना उसके कुछ विशिष्ट गुण होने चाहिए। क्या होना चाहिए? विशिष्ट गुण होने चाहिए, तभी ये क्या होते हैं? कार्ब धात्विक होते हैं। ठीक है, अब विशिष्ट गुण कौन कौन से होते हैं? जब हम विशिष्ट गुण की अगर हम बात करते हैं, जो कार्बन है ना, कार्बन और इससे कम विद्युत ऋणी, इससे कम विद्युत ऋणी के मध्य क्या पाया जाएगा? सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो उस बंध की जो प्रकृति होती है कुछ इस प्रकार से होती है, उस बंध की प्रकृति कुछ इस प्रकार से होती है, जो कार्बन परमाणु है ना वो क्या हो जाता है? ऋणावेशित या इलेक्ट्रॉन धनी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन धनी हो जाने के बाद में क्या होता है? वो उन कार्बनिक यौगिकों के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बन कार्बन बंध बनाएगा, जो उसको क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन उसका न्यून कर देते हैं कार्बन परमाणु पर। इस प्रकार से हम अनेक प्रकार के क्या बना सकते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक बना सकते हैं, उनका संश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बात करते हैं इसकी सीमा में साइनाइड वे कार्बोनेट कार्ब धात्विक यौगिक आ जाते हैं, परंतु इनको कार्ब धात्विक यौगिकों में शामिल नहीं किया जाता है। ये सम्मिलित नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है, किया जाता है। अगर हम बात करें कारण की, क्योंकि इनके पास विशिष्ट गुण नहीं है जो कार्ब धात्विक यौगिकों के पास होने चाहिए। ठीक है, तो एक बार अब देखिए, जो हम बात करेंगे विशिष्ट गुण की उसके बारे में बात करने वाले हैं कि विशिष्ट गुण होता क्या है। देखिए, अगर हम बात करते हैं विशिष्ट गुण की, विशिष्ट गुण के अंतर्गत क्या होना चाहिए? एक सहसंयोजक बंध होना चाहिए, सहसंयोजक बंध किनके बीच में? कार्बन परमाणु वे, कार्बन परमाणु वे अगर हम बात करते हैं कम ऋण विद्युती समूह के बीच, इससे क्या हो जाता है? इससे जो अगर हम बात करते हैं तो इससे क्या होगा? परिणाम की अगर बात करोगे
परिणाम की अगर बात करोगे तो जो कार्बन है ना, कार्बन परमाणु, जो प्रकृति है वो क्या हो जाती है, ऋणावेशित या इलेक्ट्रॉन धनी। जो कार्बनिल यौगिकों में जो कार्बन होगा, कार्बनिक यौगिकों में जो कार्बन होगा वो क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है या इलेक्ट्रॉन धनी हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन धनी है तो इसको अब इलेक्ट्रॉन न्यून करना है, तो वे अन्य जो कार्बनिक यौगिक है ना, अन्य कार्बनिक यौगिक जो क्या करे, इसको इलेक्ट्रॉन न्यून, जो इसको क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन न्यून करे, इनके साथ क्या बनाता है, कार्बन व कार्बन बंध का निर्माण करता है। ठीक है, खुद अब इलेक्ट्रॉन धनी है, कार्बन यौगिक क्या है जिसमें कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन धनी है, फिर अन्य कार्बन यौगिकों के साथ ये रिएक्शन करेगा और जिससे क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन धनी था वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है। इस प्रकार से हम अन्य जो कार्ब धातु यौगिक है उनका संश्लेषण कर सकते हैं, उनका निर्माण हम कर सकते हैं। किस प्रकार से होता है देखिए, इसकी बात करोगे, ये मेटल है, ये कार्बन है, इस प्रकार से ये पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। तो हम बात करने वाले हैं कुछ रिएक्शनों की, हम बात करेंगे जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा उसके बारे में देखें कि ये देखिए हमारे पास जो कार्बन है वो क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन धनी है, जबकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर अगर वापस देखोगे यहाँ पर कार्बन क्या होता है, पॉजिटिव, और जबकि ये यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ से ये बंध टूटता है और यहाँ से ये बंध टूटने वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। लिथियम और Br तो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और जो ये समूह आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये समूह कहाँ इसके साथ अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है कुछ इस प्रकार से, CH3 CH2 CH2 CH व CH। ठीक है, अब हम बात करने वाले इसकी, इसमें भी देखिए आपको ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे पॉजिटिव जबकि नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन धनी। यहाँ पर भी देखोगे ऑक्सीजन है, उस पर इलेक्ट्रॉन धनी नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये दो भागों में इस प्रकार से टूटता है, जहाँ पॉजिटिव है वहां पर क्या चला जाता है, नेगेटिव, जो नेगेटिव वहां पर चला जाता है पॉजिटिव, कुछ इस प्रकार से। CH3 यहाँ पर कौन सा ऐड हो जाएगा हमारा, CH2 व CH3, जबकि जो लिथियम है ऑक्सीजन के पास आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा CH3। अभी ये पूरा नहीं है, इसका हम करते हैं जल अपघटन। क्या करते हैं, जल अपघटन। जल अपघटन किस प्रकार से करेंगे ये आपको पता होगा, ये होता है मेरे पास जल कण, यहाँ पर ये हाइड्रोजन पॉजिटिव जबकि नेगेटिव चार्ज। जो हमारे पास अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव व नेगेटिव पास आ जाएगा, अगर वापस देख तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है यहाँ। ठीक है, तो ये रिएक्शन करने के बाद कुछ इस प्रकार से बन जाएगा SiO2 और यहाँ से निकल जाएगा लिथियम OH बाहर। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहते हैं तो उनको कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। लगातार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर, एक और टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।